चलो यहाँ पे देखो गद्य में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक मिनट। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है उसके लिए सिलेबस। इसी के आधार पे आप लोग को अपने बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करनी होगी। जी हाँ मैं दोस्त, ये पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा खंड काव्य आएगा, सारी चीजें A to Z हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा और कौन सा प्रश्न कितने मार्क में आएगा, पूरी की पूरी सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, यूपी बोर्ड क्लास 10th के, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पूरे साल इस चैनल पे आप लोग के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। देखो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले चलो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि पेपर कैसे आएगा शॉर्ट में, उसके बाद सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अभी अभी रिसेंटली जो यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2023 हुआ है, ठीक है, इसके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार पेपर हुआ था, ठीक है। इसमें आप लोग का, आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट का 100 मार्क का पेपर होता है, तो उसी प्रकार हिंदी का भी 100 मार्क का पेपर था। लेकिन इस 100 मार्क में से आप लोग का क्या था कि 20 मार्क का आप लोग जानते हो, यहाँ थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का 70 मार्क का पेपर होता है लिखित और 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, यानी इस प्रकार 100 मार्क का पेपर होता है। तो ये 70 मार्क का जो लिखित एग्जाम होता है, इसमें 2023 बोर्ड एग्जाम से ही, अभी आप पीछे का अपना पेपर इस साल को उठाकर देखोगे तो इसमें आप देखना हर सब्जेक्ट में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का जो 70 मार्क का प्रश्न आएगा, पेपर आएगा, उसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव प्रश्न। इस प्रकार आप लोग का 70 मार्क का पेपर होगा हिंदी का। तो इस 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें आएंगी और इस 50 मार्क के जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, चलिए सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 17 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं प्रोजेक्ट कार्य, इसको हम लोग देखते हैं कि 70 मार्क का पेपर कैसे होगा, ठीक है। और इस प्रकार आप लोग का कुल पूर्णांक 100 मार्क का होगा। सबसे पहले आप लोग का जो पेपर होगा खंड अ और खंड ब, दो भागों में बटा होगा, ठीक है। खंड अ में आप लोग के 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो चलो ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पहला यहाँ पे है कि कहाँ से आएगा, तो हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय, यानी खासकर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से। देखो यहाँ पे 5x1 लिखा गया है, ठीक है, यानी आप लोग के 5 प्रश्न आएंगे 1-1 मार्क के, तो यहाँ से 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। और इसी प्रकार ये हिंदी गद्य के विकास से हो गया और हिंदी पद्य के विकास से संबंधित, और उसमें खासकर रीतिक काल और आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न आएंगे 5 ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ देखो 5x1 लिखा गया, यानी 5 प्रश्न आएंगे 1-1 मार्क के, यानी यहाँ से 5, यानी 10 मार्क का यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोगों का हिंदी गद्य और हिंदी पद्य के इतिहास से संबंधित, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोग का जो व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं, लाइक जैसे रस छंद अलंकार हो गया, उनसे अब ऑब्जेक्टिव 10 मार्क का आएगा। तो देखो यहाँ तीसरा प्रश्न आप लोग का काव्य सौंदर्य के तत्व से होगा, और काव्य सौंदर्य के तत्व में आप जानते हो 3 आपके रस, अलंकार और छंद आते हैं। रस में आपको केवल हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, और अलंकार में केवल अर्थालंकार के प्रकार यानी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, यही आप लोग के एग्जाम में 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और सोरठा में केवल छंद में आपको केवल सोरठा और रोला पढ़ना है। इन्हीं से, इन तीनों टॉपिक से, यानी रस से, अलंकार से, छंद से आप लोग का 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कहोगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो जैसे कोई लाइन दे देगी और उसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सा रस है, ठीक है। या फिर कोई, अगर अलंकार में पूछा जाता है तो कोई लाइन दे देगी, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऐसे बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ से ये 3 मार्क हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो आप लोग का हिंदी व्याकरण से, ठीक है, जो प्योर एकदम हम लोग व्याकरण बोलेंगे, जैसे आप लोग का उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास होगा, तत्सम, तद्भव शब्द, इनसे आप लोग का पर्यायवाची शब्द, इनसे मिलाकर कुल यहाँ पे देखो आप लोग का वो 4x1 लिखा है, यानी 4 प्रश्न पूछा जाएगा। और कितना, 1-1 मार्क का, यानी 4 मार्क का यहाँ से प्रश्न आपका होगा। क्लियर, कहाँ से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, और तद्भव तत्सम जो शब्द होते हैं उनसे, और यहाँ पर्यायवाची शब्द से, ठीक है। इनसे आप लोग के 4 प्रश्न होंगे। अब इसमें कहोगे कि इसमें तो कई टॉपिक है, तो हो सकता है कोई किसी पेपर में एक टॉपिक को हटा दे, ऐसे कर देता है, वो मैनेज कर लेंगे पेपर बनाने वाले, ठीक। तो ये चौथा आपका इस प्रकार रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे
अगला जो संस्कृत व्याकरण से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, 3 मार्क का, 3 यानी 3 ऑब्जेक्टिव, वो संधि से पूछेगा, शब्द रूप से और धातु रूप से। इस प्रकार आप लोग सब जोड़ोगे तो यहाँ से आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूरा इस प्रकार पूछा रहेगा, ठीक है, यानी इस प्रकार आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पे चलते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। और देखो इस बार मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग का ना एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो काफी उसमें चेंजेस हुआ है। तो आप लोग नई बुक जो 2023-24 की बुक है उनको लेकर पढ़ना, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं और मैथ में तो बहुत सारी एक्सरसाइज हटाकर एक्सरसाइज कम कर दिए गए। जैसे फर्स्ट प्रश्नावली है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, तो उसमें पहले 4 प्रश्नावलियां होती थी, लेकिन अब आपको 2 प्रश्नावलियां केवल पढ़नी है। तो इसलिए आप नई जो पैटर्न की बुकें हैं 2023-24 की एनसीईआरटी वाली उन्हें आप पढ़ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे, और देखो आपको एक यूपीएमएसपी, आप प्ले स्टोर पे जाना, यूपीएमएसपी, ठीक है, स्टडी, STUDY, ठीक है, यूपीएमएसपी स्टडी, ये आप सर्च करना और मेरी एक ऐप आ जाएगी, पीला सा लोगो होगा, ठीक है, यूपीएमएसपी स्टडी, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको सारा का सारा आपका जो प्रीवियस ईयर यहाँ 2023 का जो पेपर हुआ है वो सारा का सारा पेपर भी मिल जाएगा। साथ ही बहुत सारे आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में, वहाँ कोई भी चीज पेड नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं, मिल जाएंगी। तो ये यूपीएमएसपी स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करना, इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो अब खंड, ये देखो खंड ऊपर अ था, ये खंड ब होगा, यहाँ पे अ गलती से लिखा गया है, ठीक। तो ये खंड ब में अब आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा 50 मार्क का। तो ये कैसे कैसे पूछा जाएगा, चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे जो पहला प्रश्न होगा वो गद्य से होगा, यानी गद्य से 2 गद्यांश दिया रहेगा, उन दोनों गद्यांशों में से क्या करना रहेगा, एक गद्यांश को आपको करना रहेगा। वो गद्यांश के नीचे, प्रत्येक गद्यांश के नीचे 3-3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का होगा, यानी तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हो आप लोग तो 6 मार्क आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। देखो 3 गुणे 2 लिखा है, यानी 3 प्रश्न होंगे 2-2 मार्क के, यानी आप तीनों सही सही करते हो तो 6 मार्क आपको दिया जाएगा। यहाँ देखो 2 दिए रहेंगे गद्यांश, लेकिन कोई एक ही करना होगा। आप जो आ रहा है आपको वो करिए, या दोनों आ रहा है तो केवल आपको एक ही करना है, क्लियर। उसी प्रकार पद्य में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, 2 पद्यांश दिया रहेगा, उसमें से एक करना होगा और उसके नीचे 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। इसमें पहला प्रश्न संदर्भ पूछता है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है और तीसरा एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप समझ जाओगे और अच्छे से। तो ये आप लोग का कुछ इस प्रकार का रहेगा खंड ब में पहला और दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका क्या रहेगा, जो अनिवार्य संस्कृत के, हिंदी में पीछे संस्कृत का भी पाठ है, जी हमें दोस्त, जिसको आप लोग अनिवार्य संस्कृत बोलते हो या फिर हिंदी वाली संस्कृत बोल सकते हो, संस्कृत परिचायिका भी कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या रहेगा कि उसमें से 2 गद्यांश रहेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर शायद वाराणसी वाला है, तो वाराणसी से मान लो आ गया तो 2 उसमें गद्यांश रहेगा, किसी भी चैप्टर से हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से 2 गद्यांश दे देगा, अलग अलग चैप्टर से भी देगा उसमें। तो देखो उसमें एक गद्यांश दिया रहेगा और उस गद्यांश का आपको क्या करना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा, और जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। उसी प्रकार उसी में पद्यांश रहेगा, पद्यांश मीन्स उसी में श्लोक, 2 श्लोक भी दिया रहेगा, उन 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना होगा और साथ में उसका हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। संदर्भ का 2 मार्क और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी 5 मार्क यहाँ से। तो इस प्रकार ये आप लोग का 4 प्रश्न रहेंगे ऊपर वाले। उसके बाद आगे, अब देखो आगे हम लोग चलते हैं, आगे कुछ देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं, 1 मिनट। देखो आगे जो 5वां प्रश्न रहेगा, जी हमें दोस्त 5वां प्रश्न रहेगा, वो क्या रहेगा, वो खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। देखो आप जानते हो कि सारे जिलों के अलग अलग खंड काव्य होते हैं, तो आप लोग के पेपर में सभी जिलों का खंड काव्य दिया रहेगा और प्रत्येक खंड काव्य से रिलेटेड 2 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, ठीक है। जैसे कर्ण खंड काव्य है तो उससे रिलेटेड 2 ठे प्रश्न पूछा रहेगा और दोनों प्रश्नों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक। उसी प्रकार कोई और, मतलब जैसे मातृभूमि के लिए मान लो खंड काव्य हो गया, तो उससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछा रहेगा, उसमें से कोई एक प्रश्न करना होगा। मतलब सारे जिलों का वहां खंड काव्य दिया रहेगा। अब आप देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, मैं अभी नीचे बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये आपको एक उसमें से प्रश्न करना होगा। देखो 1 गुणे 3 लिखा है, यानी एक प्रश्न करना है और वो 3 मार्क का होगा, तो यहाँ से आपको 3 मार्क मिलेगा खंड काव्य का, ठीक। उसके बाद देखो 6 नंबर प्रश्न जो होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जे 6 में 2 प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न में 2 होंगे, इसका क और ख, ठीक है। 6 नंबर का जो प्रश्न होगा इसमें क और ख 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से क में आप लोग का लेखकों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछेगा और ख में आप लोग का कवियों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछेगा। यहाँ उनका जीवन परिचय लिखने का आपको 3 मार्क मिलेगा और उनकी नीचे
बोलेगा कि उनकी प्रमुख रचना, एक रचना का नाम लिखिए, तो एक रचना का नाम लिखोगे तो उसका 2 मार्क आपको मिलेगा। यानी यहाँ से 5-5 10 मार्क आप लोग को जीवन परिचय का, लेखकों और कवियों के जीवन परिचय से यहाँ 10 मार्क का प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसके बाद जो 7वां प्रश्न होगा, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, जो 7वां प्रश्न होगा ना, वो संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक, और जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक आपको श्लोक भी लिखना होगा 2 मार्क का, ठीक है, और जो अनिवार्य संस्कृत, पीछे वाली संस्कृत है, उसी के चैप्टर से, ठीक है। और ऐसा आपको श्लोक लिखना होगा जो पेपर में ना आया हो। जैसे ऊपर अभी हमने देखा कि संस्कृत के 2 आप लोग के पद्यांश भी आएंगे, यानी श्लोक आएंगे जिनका आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, तो उसको आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई अलग सा लिखना है। तो कम से कम आप 3-4 ठे श्लोक याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो 7वें के बाद जो 8वां प्रश्न होगा, ठीक है, यहाँ पे वो संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। ओके, जो 8वां प्रश्न होगा ना, उसमें जो पीछे संस्कृत वाला पाठ्य है हिंदी में, उसमें से 4 ठे प्रश्न दिया रहेगा, और 4 में से कोई आपको केवल 2 प्रश्न करना है, ठीक है। और 2 प्रश्नों का आपको मतलब एक प्रश्न का 2 मार्क, तो 2 प्रश्नों का 2-2 4 मार्क यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये 8वां प्रश्न यहाँ ऐसा रहेगा। और देखो यहाँ पे 9वां प्रश्न, देखो यहाँ पे मतलब मुझे नहीं लगता कि ये होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 9 नंबर प्रश्न पे ना, मतलब ऐसी न्यूज आ रही है कि इस पे हो सकता है, अभी यूपी बोर्ड एक्शन नहीं लिए, लेकिन ले शायद 9 मतलब नंबर वाला जो प्रश्न हो, वहां पे संस्कृत अनुवाद से संबंधित प्रश्न हो, ठीक है। तो वो देखते हैं, अगर संस्कृत अनुवाद से होगा तो वो भी 2 मार्क में या 4 मार्क में आएगा। तो हो सकता है जीवन परिचय में से थोड़ा नंबरिंग काट ले, जैसे 5 मार्क का है तो उसको 4 मार्क का कर दे, या कहीं से भी काट कर ऐड कर सकता है। बाकी अभी पैटर्न यही है, ठीक है। चलो, और तो उसको छोड़ ही देते हैं। ये 8वां प्रश्न, ये 8 तक आप उस संस्कृत अनुवाद को छोड़ ही दो अभी, ठीक है। ये 8वां प्रश्न ऐसा हो गया। और 9वां प्रश्न आपका निबंध से संबंधित रहेगा, आपका निबंध आएगा, और ये 9 मार्क का निबंध आएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। निबंध आपका वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का ये पूरा का पूरा पेपर होगा। आप लोग का जो 20 मार्क का हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव देखा वो, ठीक है, और आप लोग का ये मतलब 20 मार्क के अलावा ये 50 मार्क का सब्जेक्टिव, यानी 70 मार्क का ये पेपर होगा, और 30 मार्क का आप लोग का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल का एग्जाम, यानी 100 मार्क का आप लोग का हिंदी का पेपर होगा। यहाँ पे देखो ये आंतरिक मूल्यांकन किस प्रकार होगा, ये यहाँ पे ये भी सारी चीजें बता रखा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये आंतरिक मूल्यांकन से हमें कोई मतलब नहीं। चलो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखो आप लोग का क्या क्या मतलब चैप्टर में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इस चीज को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। सबसे पहले तो ये न्यूज देखो, जो पीछे अभी 2023 का आप लोग का बोर्ड एग्जाम हुआ है, उसमें आप लोग का 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था, लेकिन अब वो रिड्यूस नहीं है, ठीक है। अब आपको सारी चीजें पढ़नी है। हालांकि जो एनसीईआरटी की बुक है ना, एनसीईआरटी वाली बुक मैंने आपको जैसा कि पीछे बता रखा है, एनसीईआरटी वाली बुक में बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए, वो एनसीईआरटी वालों ने ही हटाया हुआ है, तो उनको अब नहीं पढ़ना है। बहुत सारे मैथ में जैसे एक्सरसाइज बहुत सारे हटा दिए गए हैं, तो आप नई बुक लेना। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी में अब आप लोग का 30% से ज्यादा ही सिलेबस कम हो गया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारा मतलब चीजें हटा दी है, अनवांटेड चीजें जो बुक में थी उसको हटा दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो गद्य में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 1 मिनट, यहाँ पे देखो गद्य में आप लोग का जो गद्य है उसमें आपको मित्रता पढ़ना है। मित्रता जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ममता पढ़ना है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। क्या लिखूं जिसको लिखा है पद्मलाल पुल्लालाल बख्शी जी ने, इसको पढ़ना है। ये पिछले साल ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये 30% के अंतर्गत खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस बार इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद भारतीय संस्कृति पढ़ना है जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, इसको भी आपको पढ़ना है। ये भी 30% के अंतर्गत पिछले साल खत्म किया गया था, लेकिन इस बार ये चैप्टर पढ़ना है आपको। उसके बाद अजंता यानी भगवत शरण उपाध्याय जिसको लिखा है, और अंत में पानी में चंदा और चांद पर आदमी जिसको लिखा है जयप्रकाश भारती जी ने, इसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसे भी 30% के अंतर्गत पिछले साल खत्म कर दिया गया था। ये 3 चैप्टर, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, लेकिन इस बार आपको सारा का सारा पढ़ना है, ठीक। तो ये गद्य हेतु पाठ्य वस्तु है, गद्य में ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आपको पद्य में क्या पढ़ना है, जिसको आप काव्य भी बोल सकते हो, इसमें आपको ये सूरदास वाला पद आपको पढ़ना है। उसके बाद तुलसीदास का धनुष भंग, और एक और है वन पथ पर, ये 2 सिलेबल है, दोनों को आपको पढ़ना है। रसखान जी के सवये और कवित को पढ़ना है।
बिहारी लाल का भक्ति नीति, ठीक है, ये 2 सिलेबल है। सुमित्रानंदन पंत जी की चीटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेवी वर्मा जी की हिमालय से और वर्षा सुंदरी की प्रति, ये भी इनके 2 सिलेबल है। इन दोनों सिलेबल को आपको पढ़ना है। उसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम, काफी इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार चैप्टर है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा और जवानी, 2 सिलेबल है, इन दोनों को पढ़ना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर, काफी ये वीर रस का काफी इसमें उदाहरण मिलता है, तो इसको भी पढ़ना है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला जो चैप्टर होगा मैथिली शरण गुप्त जी का भारत माता का मंदिर, या उसके बाद केदारनाथ सिंह का नदी, उसके बाद अशोक वाजपेयी का युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है। उसके अलावा श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित हल्दी घाटी आपको पढ़ना है। तो इतना आपको ये पद्य के अंतर्गत पढ़ना है। बहुत सारे लेसन है, पद्य वाला आप लोग का काफी लॉर्ज है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको भाई सिलेबस में है तो पढ़ना ही है। तो इतनी चीजें आपको पढ़ना है पद्य वाले में, जिसको आप काव्य भी बोल सकते हो। उसके बाद अनिवार्य संस्कृत में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, यानी आप लोग के हिंदी के पीछे है, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर देखो यहाँ पे वाराणसी वाला है, तो वाराणसी आपको पढ़ना है। उसके बाद अंत्योक्ति विलासा पढ़ना है, बीरह बीरेण पूज्यते वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रबुद्धो ग्रामीण पढ़ना है, देशभक्त चंद्रशेखर केन किम वर्धते, आरूढ़ श्वेत केतु संवाद आपको पढ़ना है, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी, ये आपको चैप्टर इतने पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का संस्कृत वाला हो गया। उसके बाद आप लोग को इसके अलावा खंडकाव्य, मैंने शुरू में बोला था कि खंडकाव्य अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग के पूरे यूपी में देखो, ये 7 की 8 नहीं 9 पूरे के पूरे, देखो यहाँ पे आप लोग का, यहाँ पे देखो मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, और यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट सॉरी, हाँ इसके नीचे आप लोग देख सकते हो, ये देखो मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, और नीचे मैं थोड़ा आ जाता हूं तो यहाँ देख सकते हो, ये आपका हो गया जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, ठीक है, या मातृभूमि के प्रति, और ये खंड काव्य कर्मवीर भरत, और उसके बाद ये तुमुल, इतने आप लोग के खंड काव्य पूरे यूपी में आते हैं। और भी इसके लिए यहाँ पे देखो जिले निर्धारित है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, इसे तो हमें चलो इससे कोई जरूरत नहीं है। ये अनुदानित जिले, यानी किन किन जिलों के लिए, जैसे मुक्ति जो खंड काव्य होता है वो आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिले में आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो जो सेकंड ज्योति जवाहर हो गया, वो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिले में आता है। उसके अलावा अग्र पूजा जो है वो इलाहाबाद, आजमगढ़ और मथुरा में आता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो मेवाड़ मुकुट की बारी आ गई। मेवाड़ मुकुट बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बराइच में आता है। और उसके बाद ये जो जय सुभाष है, आप लोग देख सकते हो, जो 5वां खंड काव्य है जय सुभाष, ये किस किस जिले में आता है, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, ठीक है। तो आप लोग देख लो इसमें आपका मतलब आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वही आपको खंड काव्य पढ़ना है, दूसरा खंड काव्य नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलो ये आप लोग का हो गया, जय सुभाष हो गया। उसके बाद देखो मातृभूमि के लिए, ठीक है, ये गोरखपुर, मुरादाबाद और शाहजहांपुर में आता है ये खंड काव्य। उसके बाद यहाँ पे कर्ण खंड काव्य की बारी आती है, तो शाहजहांपुर। उसके बाद यहाँ पे देखो लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर, इन जिलों में ये मतलब मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य आता है, क्लियर। उसके बाद जो कर्ण खंड काव्य हो गया वो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा जिलों में आता है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो कर्मवीर भरत है ये कहाँ कहाँ, मेरठ, फारुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली में आता है। और अंत में जो ये तुमुल खंड काव्य है, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, आप नहीं दिख रहा होगा, मेरा इमेज आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लो, ये वाराणसी, इटवा, बिजनौर, जालौन और बदायूं जिले में आता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर आपके जिले नहीं, मतलब हो सकता है कोई मुझसे जिला यहाँ पे छूट गया हो, तो आप लोग अपने, या हो सकता है कि आपका ये सब यहाँ पे ओल्ड जिले का नाम दिया हुआ है, शायद नाम भी बदल गया होगा जिले का, क्योंकि ये पुराना सब छपा है तो उसी तरह ये छपा हुआ है, तो आपका जिले का नाम बदल गया होगा, तो फिर इसमें आपका जिला नहीं होगा, या नहीं है तो आप लोग अपने टीचर से, जो स्थानीय टीचर है ना, उनसे आप लोग एक बार पूछ लेना कि सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। इन्हीं जो ये 9 खंड काव्य है ना, इन्हीं 9 खंड काव्य में से कोई ना कोई एक आप लोग के भी जिले में आता होगा, तो आप लोग पूछ लेना और वो खंड काव्य आप लोग तैयार कर लेना। ये सारा का सारा खंड काव्य आपको हमारी जो एप्लीकेशन है यूपी एमएसपी स्टडी, इस पे फ्री में इसका पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी आप लोग का 2023 का हुआ है उसका, उसके अलावा आपके पीछे के भी लाइक 2020 के 19 के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, और जो भी मेरे पास नोट्स हैं वो नोट्स सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो आप गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड
कर लेना, ठीक है। यूपीएमएसपी स्टडी नीलेश क्लासेज, पहले इसका नाम था, अब चेंज कर यूपीएमएसपी स्टडी कर दिया गया है, ठीक है। तो चलो, ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस यूपी बोर्ड का, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, अगले किसी सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो, तब तक के लिए थैंक यू।